शायद इस स्थान पर सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं दूसरी बार आया हूं। दूसरी बार आया हूं। इसके पहले भी कभी आ चुका हूं यहां कि नहीं आया हूं? एक बार मैं आया हूं। दूसरी बार फिर आप लोगों के बीच आया हूं। फिर भी आप लोगों ने इतनी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, तालियां बजाकर आपने स्वागत किया है। लेकिन बहनों भाइयों, आप जानते हैं यह भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जब आपके प्रत्याशी रणविजय सिंह भाषण दे रहे थे तो मैं नीचे से लेकर ऊपर तक रणविजय सिंह की तरफ देख रहा था और उनकी बातों को बहुत ही गौरपूर्वक मैं सुन रहा था। हमारा जो लंबा राजनीतिक जीवन का अनुभव है, उस आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारे प्रत्याशी रणविजय सिंह के अंदर जहां पर सादगी है, सरलता है, वहीं पर जोखिम उठाने का भाव भी है और जरूरत पड़ी तो दृढ़ता के साथ जुल्म और अत्याचार का मुकाबला करने की कुव्वत भी है। और उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जिस दिन कोई भ्रष्टाचार का आरोप लग जाएगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बहनों भाइयों, राजनेता का चरित्र यही होना चाहिए। आज के हालात सारे देश में आपको देखने को मिलेंगे। कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हुए हैं, जेल की हवा खा चुके हैं, आज भी जमानत पर हैं, लेकिन सीने का बटन खोलकर आज भी जनता के सामने वो वोट की अपील करते हैं, जनता के समर्थन की अपील करते हैं। हम लोग जिस पार्टी के हैं, जिस गठबंधन के हैं, बहनों भाइयों, हमारा यह मानना है राजनेता ऐसा ही होना चाहिए। यदि कहीं से कोई भी आरोप यदि लग जाता है भ्रष्टाचार का और प्रथम दृष्टया वह आरोप यदि सिद्ध हो जाता है तो उसे अपने राजनीतिक पद से तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए और तब तक उसे पार्टी की सदस्यता स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक कि वह आरोप मुक्त नहीं हो जाता। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे नेता आडवाणी जी, बहनों भाइयों, एक बार वह संसद के सदस्य थे, उन पर किसी ने आरोप लगा दिया भ्रष्टाचार का। बहुत छोटा कोई आरोप, बेबुनियाद, निराधार। जानते हैं, हम लोग कहते रह गए कि आडवाणी जी, राजनीति में तो ऐसे ही आरोप लगते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आरोप तो आरोप ही होता है और मैं संसद की सदस्यता से त्यागपत्र देता हूं और जब तक मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा, भारत की संसद में मैं कदम नहीं रखूंगा। बहनों भाइयों, चरित्र यही होना चाहिए। राजनीति, यह दो शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति यहां है, वहां न्याय होना चाहिए और यह नीति नए शब्द से बना हुआ है, नए धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, किस ओर ले जाना, सन्मार्ग की ओर ले जाना। ऐसी राज व्यवस्था, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाने का काम करे, हम उसे ही राजनीति कहते हैं। लेकिन विडंबना मेरे बहनों भाइयों यह है, विडंबना यह है कि आज यह राजनीति शब्द अपना अर्थ भी खो चुका है, अपना भाव भी खो चुका है। जो जेल की हवा भ्रष्टाचार में कई बार खा चुके हैं, आज भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वो गठबंधन बनाकर हम लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। क्या उनके यहां कोई दूसरा नेता नहीं था जो उनके गठबंधन का नेतृत्व करता? जहां तक हमारे नेताओं का प्रश्न है मेरे बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं, केंद्र में चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे यहां पर हमारे एनडीए के नेता श्री नीतीश कुमार हों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके भ्रष्टाचार पर कोई भी दामन की दाग, एक भी दाग लगी हो।
राजनीति से ही कहते हैं। मैं एनडीए के बारे में कहना चाहता हूं, यह केवल दलों का गठबंधन नहीं है मेरे बहनों भाइयों, यह नेक इरादों का गठबंधन है। और जो हम लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया है उसके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि बहनों भाइयों, यह वादे नहीं है, वादे नहीं है। घोषणा पत्र में जो कुछ भी हम लोगों ने कहा है वो हमारी भीष्म प्रतिज्ञा है, वो हमारी अटल प्रतिज्ञा है। एक भी ऐसा वादा नहीं रहेगा जो कि पूरा न होने पाए। जो लोग ये कहते हैं कि नेता तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप उठाकर 2014 का लोकसभा का हमारा घोषणा पत्र देख लीजिए, हमारा 2019 का देख लीजिए, 2024 का घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिए। 2014 में तो मैं ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उसी समय मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में हम सबके सामने आए थे। बराबर मोदी जी कहते थे कि राजनाथ जी इसकी जरूर चिंता कर लीजिएगा, कहीं कोई ऐसी बात न हो जिसे हम पूरा न कर पाए। मैंने कहा कि मोदी जी चिंता मत करिए, मैं स्वयं इन सब चीजों में पूरी सावधानी बरतता हूं। हमारे घोषणा पत्रों को उठाकर देख लीजिए, जो हमने कहा था उसको हम लोगों ने पूरा किया है कि नहीं किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं मेरे बहने भाइयों, हम गलत करेंगे नहीं। यदि गलत हो रहा होगा तो हम चुप बैठेंगे भी नहीं। यह हमारा चरित्र है। गलत हो रहा हो और चुप्पी साध कर हम बैठे रहें, यह भी गलत है। राजनीति में शुचिता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। कृति और कथन, कहने और करने में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। और इस आजाद भारत के इतिहास में नेताओं के कहने और करने में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया और भारत की राजनीति में विश्वास का संकट पैदा हो गया। और जब किसी को गाली देनी होती है, झूठा और फरेब साबित करना होता है, तो लोग कहते हैं बहुत झूठ बोलता है, नेता हो गया है। बहनों भाइयों, यह दाग मिटना चाहिए। मैं तो सारे राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं, इसे चुनौती के रूप में आप स्वीकार करिए। चाहे कोई किसी भी दल का हो, हमारे दल का हो अथवा किसी भी दल का कोई क्यों न हो, जो कहो व करो, कहने और करने में अंतर होता है तो विश्वास का संकट पैदा होता है। और मैं समझता हूं किसी भी इंसान के लिए विश्वास का संकट यह सबसे बड़ी चुनौती होती है मेरे बहनों भाइयों। अब चुनाव आ गया है, आपको यह फैसला करना है कि आने वाले वर्षों में बिहार को विकसित बिहार बनाना है या फिर से जंगल राज की ओर ले जाना है। यह फैसला यदि करना है तो आपको ही करना है मेरे बहनों भाई। और मैं कहना चाहता हूं, भारत तो विकसित भारत बनने जा रहा है। मैं इसके उदाहरण भी आप सबके सामने रखूंगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को भी, भारत विकसित भारत तभी बनेगा जबकि हमारा बिहार भी विकसित बिहार बनेगा। मैं नहीं कहता हूं बिहार में हमारी एनडीए की सरकार ने आने के बाद सारा करिश्मा कर डाला है, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूं कि आरजेडी की हुकूमत थी, लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लालटेन का युग था। उस युग से हमारे एनडीए की सरकार ने बिहार को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की है, यह बात तो मैं कह ही सकता हूं। आज बिहार 15-20 वर्षों में पहले की अपेक्षा, जिन लोगों ने 15-20 वर्षों के पहले बिहार को देखा होगा और आज जो बिहार को देख रहे हैं, उनको एक परिवर्तन स्वाभाविक रूप से देखने को मिलता होगा। मैं बताऊं, मैं 2-3 साल के बाद मैं पटना, आज के 2 महीने 2.5 महीने पहले सारे प्रदेश के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, उसको संबोधित करने के लिए मैं आया हुआ था। जब मैं पटना में चल रहा था, अब फ्लाईओवर्स बने हुए थे, अरे मैंने कहा ये तो पटना बदल गया भाई। आज मैं बिहार में जहां जहां जाता हूं, हमारे रिश्ते नाते संबंध सब बिहार में,
बहुत बड़ा बदलाव हमको देखने को मिलता है मेरे बहनों भाई। इसलिए हमको बिहार को विकसित बिहार बनाना है, फलता फूलता बिहार बनाना है। बिहार यदि विकसित बिहार बनेगा तो हमारा भारत भी विकसित भारत बनेगा बहनों भाइयों। यह कैसे संभव होगा? क्या आपके मन में यह सवाल नहीं खड़ा होता है? अरे भाई भाषण दे रहे हैं, कैसे होगा? हां होगा, हो रहा है। मैं एक उदाहरण रखना चाहता हूं और अपने प्रेस के दोस्तों को कहना चाहता हूं, यहां के पढ़े लिखे जागरूक नागरिकों को भी कहना चाहता हूं, हमारी कोई बात गलत हो सार्वजनिक रूप से स्टेटमेंट देकर मेरी आलोचना कर दीजिएगा, मैं उसका स्वागत करूंगा। बहनों भाइयों, 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार बनी तो धन दौलत के मामले में रुपया पैसा धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। आज आपको जानकर खुशी होगी, साल डेढ़ साल पहले ही हमारा भारत जो धन दौलत के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। और सुन लीजिए मेरी बात, मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि दुनिया की मानी जानी वित्तीय संस्थाएं, मैं एक संस्था का नाम बतला लेता हूं, मॉर्गन स्टैनले। पढ़े लिखे लोग जाकर अपने वेबसाइट पर देख लें। मॉर्गन स्टैनले ने कहा है, जो दुनिया के हर देश की आर्थिक स्थिति का, धन दौलत का बराबर आकलन करता रहता है और वह देश कैसा काम कर रहा है इसका भी आकलन करता रहता है। उस मॉर्गन स्टैनले जैसी फाइनेंशियल फर्म ने कहा है कि भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहा, अब वह दिन दूर नहीं है, साल डेढ़ साल के अंदर धन दौलत के मामले में यह भारत दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर आकर खड़ा हो जाएगा। पहला स्थान अमेरिका का होगा, दूसरा स्थान चीन का होगा, तीसरा स्थान किसी का होगा बहनों भाइयों तो भारत का होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, विकास यदि कोई कर सकता है तो एनडीए ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। आरजेडी का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, उल जुलूल बातें इन लोगों के द्वारा की जाती है। जाति, पंथ और मजहब के नाम पर समाज की समरसता को, समाज के भाईचारे को तार तार करके ये लोग राजनीतिक कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। आज के 2-3 दिन पहले एक स्टेटमेंट कांग्रेस के नेता, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का मैंने सुना। उन्होंने कहा, कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस। बहन भाइयों, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जो भी भारत में रहता है सभी भारत के नागरिक हैं, सभी एक दूसरे के भाई भाई हैं। मैंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन यहां कांग्रेस का मतलब मुसलमान और मुसलमान का मतलब कांग्रेस। राजनीति को किस हद तक नीचे ले जाना चाहते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को शायद इस बात की जानकारी नहीं है। भारत अकेला दुनिया का एक ऐसा देश है जहां के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती या भारत से गया है मेरे बहनों भाई। पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। वह भारतीय जनता पार्टी, वह एनडीए कैसे जाति, पंथ और मजहब के आधार पर एक दूसरे से भेदभाव कर सकती है? अरे हम तो इतने दयालु हैं कि हमारी घर की माताएं बहनें यदि घर की रसोई में आटा गूंथती रहती है रोटी बनाने के लिए, बगल से यदि चींटी भी गुजर जाती है, चींटी को पैर से दबाकर मारती नहीं है, बल्कि थाली का आटा निकालकर उस चींटी के भी दीर्घजीवी होने की कामना करते हुए उसके सामने डाल देती है।
सब तो सब छोड़ो, भारत कैसा भारत है जिस काले सर्प के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उस काले सर्प को भी नाग पंचमी के दिन दूध पिलाकर, शुद्ध दूध पिलाकर दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई करता है तो भारत करता है। बहने भाई, हम भारतवासी जाति, पंथ और मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं करते। मैं मुस्लिम भाइयों से भी कहता हूं, आपको भड़काया जाता है, गंभीरतापूर्वक विचार करिए। और मैं ये बोल रहा हूं, मेरी बात का भी गलत सलत नहीं बोलता हूं, इसको जांच पर रख लीजिएगा, तौल लीजिएगा, और एक भी घटना मेरे जीवन की आप बतला लीजिए जहां पर कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव हुआ। ये लोग करना क्या चाहते हैं मेरे बहनों भाई? जहां तक बिहार के विकास का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं आप सबसे, यकीन रखिएगा, घोषणा पत्र में जो जो कहा है सब पूरा करेंगे, सब पूरा करेंगे। और मैं देश का रक्षा मंत्री हूं, मुझे जानकर खुशी हुई कि यहां के घोषणा पत्र में यह कहा गया है बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, डिफेंस कॉरिडोर। डिफेंस कॉरिडोर का मतलब यह होता है बिहार की धरती पर ही तोप बनेंगे, बम बनेंगे, गोले बनेंगे, राइफल बनेगी, मिसाइल बनेंगे। आप ये कहेंगे कि क्या और कहीं पर है? मैं कहूंगा है। हमारे उत्तर प्रदेश में जाकर देख लीजिए, आपने देखा होगा महीने भर पहले उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मैंने एक मिसाइल के कारखाने का उद्घाटन किया है। बहनों भाइयों, मिसाइल बनकर तैयार हो गई थी, उसको विदा किया है मैंने। दूसरे देश के लोग हमारी मिसाइल मांग रहे हैं। हम चाहते हैं हथियार, बम, तोप, गोले, मिसाइल हमें दुनिया के दूसरे देशों से लेने की जरूरत न पड़े, बल्कि वह भारत में ही बने और भारतवासियों के हाथों से बने। और मैं अब तो हम लोग यह चाहते हैं यह सब सारी चीजें बने तो बिहार की धरती पर भी बने और हमारे बिहारी नौजवानों के हाथों से बने। अब हमारे तेजस्वी जी कहते हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे। पता नहीं गणित पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मैं नहीं जानता हूं। बहन भाइयों, गणित मैंने पढ़ी है, मैथमेटिक्स। क्या बतलाऊं? कभी मिलेंगे तो मैं कहूंगा आप पढ़ लो थोड़ा। क्या क्या बातें कहते हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। बहनों भाइयों, वह कर देंगे लेकिन हम नहीं कर सकते। हम झूठ नहीं बोलेंगे। बिहार का बजट ही 3 लाख, 3.25 लाख करोड़ का है और हर घर में एक नौकरी, सरकारी नौकरी यदि दे देंगे तो लगभग 12-13 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। कहां से लाएंगे? अरे झूठ की भी कोई हद होती है, झूठ की भी कोई सीमा होती है। लेकिन उन्होंने मान लिया बिहार की जनता अनपढ़ है, बिहार की जनता के अंदर जो जागरूकता होनी चाहिए वो नहीं है। जो मनाए सो बोल दीजिए, ये नहीं चलेगा पहले भाई। हां, यह बात जरूर है, जहां सरकारी नौकरी देने की जरूरत है सरकारी नौकरी भी हम लोग देंगे और हम ऐसी मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि जो नौजवान काम करना चाहता है, काम करने की क्षमता रखता है, उस नौजवान के हाथों को एक रोजगार का अवसर मिल जाए, यह जरूर हम मुहैया करेंगे। जो सच्चाई है वो यही है। इसके लिए हम लोगों ने तय किया है लघु, सूक्ष्म, मध्यम और बड़े ऐसे उद्योगों के लिए, ऐसे उद्योगों के 100 पूरे बिहार में पार्क बनाए जाएंगे जहां हमारे देश के नौजवानों के हाथों को रोजगार मिलेगा। रोजगार सभी को होना चाहिए, लेकिन सरकारी नौकरी सबको मिल जाएगी। बहनों भाइयों, किसी भी सूरत में संभव नहीं है। अरे जहां जाएंगे बाहर
सीना ठोंक कर कहेंगे, आइए ना हमारा एनडीए के बिहार में, आइए ना हमारा एनडीए के बिहार में, हमारा विकसित बिहार में। ये लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं आरजेडी कांग्रेस के लोग, आइए ना हमारा बिहार में, कट्टा मार देंगे कपार में। यह हालत है इन लोगों की। बहनों भाइयों, आज के कुछ दिन पहले, मैं पहले भी बोल चुका हूं, मुझे बहुत ही चिंता हुई इस बात की। एक 6 साल या 7 साल का छोटा बच्चा था, आरजेडी की बहुत बड़ी सभा थी, तेजस्वी जी आने वाले थे शायद उसमें। तो उस बच्चे को खड़ा कराकर उसके सिर पर पगड़ी वगड़ी बांधकर उससे भाषण कराया जा रहा था, भाषण कर रहा था, उसको रटाया गया होगा। उस बच्चे बेचारे का क्या दोष है? वह कह रहा था पहले हम लोग बहुत पिछड़े हुए थे, बहुत पिछड़े हुए थे, हम लोगों को लोग अनपढ़ कहते थे, अनपढ़ कहते थे, हम लोग डंडा लेकर चलते थे। लेकिन अब वह कहता है जिस दिन तेजस्वी भैया बन जाएंगे मुख्यमंत्री तो अब डंडा लेकर नहीं चलेंगे, हम लोग कट्टा लेकर चलेंगे। धन्य हो प्रभु। बचा लीजिए बिहार को मेरे बहनों भाइयों, इनके हाथों में नहीं जाना चाहिए। बराबर जाति धर्म की यह सब राजनीति करके इन लोगों ने बराबर देश को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है। हम लोगों का जहां तक सवाल है, हम लोग चाहते हैं हर वर्ग का सशक्तिकरण हो, पर्यटन का भी विकास करेंगे। दुनिया के देशों से लोग बिहार में भ्रमण करने के लिए आएंगे, घूमने के लिए आएंगे, यहां के तीर्थ स्थानों का दर्शन करने के लिए आएंगे। सीता मैया का भव्य मंदिर कैसा बन रहा है, स्वयं भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। किसान सम्मान निधि में पहले हम लोग 6,000 रुपया देते थे, बन जाने दीजिए सरकार, 3,000 और देंगे, 9,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देंगे। मछली उछली खाते हैं कि नहीं आप लोग? मछली खा ले? सचमुच मछली खा ले तो मछली पालकों को पहले 4,500 मिलता था, लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि मछली पालकों को हम 9,000 रुपया बढ़ा कर देते हैं। प्रमुख फसलों को की खरीद हम एमएसपी पर करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है उस पर जो हम फसलों की खरीद करेंगे। मैंने कई ऐसे प्रभावी कदम उठाएंगे। गरीबों के लिए केजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी, केजी से लेकर पीजी तक गरीब लोगों को। यह मत मान लीजिएगा सबको, भाई जो पढ़ा सकते हैं वो पढ़ाएं। बहनों भाइयों, जमाना चला गया, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू। अब वो पुराना समोसा खत्म, अब समोसा केवल आलू से टेस्टी स्वादिष्ट नहीं बनता है, काजू भी चाहिए, किशमिश भी चाहिए, मटर भी चाहिए, मसाले भी चाहिए, अब तब स्वादिष्ट समोसा बनेगा। और स्वादिष्ट समोसा कोई बना सकता है तो एनडीए ही बना सकती है मेरे बहनों भाई। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, आपका समर्थन प्राप्त होना चाहिए। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, भारत ताकतवर भारत बन गया है। ऑपरेशन सिंदूर में आप लोगों ने देख लिया है मेरे बहनों भाई। मई के महीने में पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी चोरी छुपे भारत की सीमा में घुस आए और हमारे कुछ ऐसे नौजवान जो अपने परिवार के साथ, ऐसे लोग अपने परिवार के साथ कश्मीर की वादियों में घूमने के लिए गए थे। बहनों भाइयों, 26 लोगों को मार डाला, धर्म पूछकर मारा है मेरे बहनों भाई, धर्म पूछ कर मारा। तुम्हारा धर्म क्या है? कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, कहीं लेकर उतारो। इतना घिनौना कृत्य किया इन लोगों ने। बहनों भाइयों, आग लग गई थी हम लोगों को। दूसरे दिन ही मैंने
तीनों सेनाध्यक्षों की बैठक बुलाई और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। मैंने अपने सेनाध्यक्षों से पूछा, इन आतंकवादियों के खिलाफ हमको ऑपरेशन करना है, आप लोग तैयार हैं? बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, हमारे तीनों सेनाध्यक्षों ने कहा कि हम जब भी आदेश होगा हम इन आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन करने को तैयार हैं। और हमने केवल आक्रमण किया तो आतंकवादी ठिकानों पर किया। मैं मुस्लिम भाइयों को भी कहना चाहता हूं, हमने पूरी सावधानी बरती कि जहां आम नागरिक रहता है, नागरिकों के किसी भी स्थान पर मिसाइल नहीं जानी चाहिए, गोले नहीं गिरने चाहिए, उनको किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। यह है भारत। केवल आतंकवादी ठिकानों को टारगेट किया हम लोगों ने, सटीक टारगेट किया। बड़ी संख्या में लोग मारे गए, बहनों, बड़ी संख्या में लोग मारे गए। घिनौना काम किया था, धर्म पूछकर मारा। लेकिन हम लोगों ने धर्म पूछकर नहीं मारा, हमने उनका कर्म देखकर मारा। मेरे बहनों भाइयों, कर्म देखकर मारा। और आपको मालूम होगा, रामायण आप लोग पढ़ते होंगे और बिहार में खूब पढ़ा जाता है। एक बार जब अशोक वाटिका में सीता जी थी और हनुमान जी जब तोड़फाड़ करते हुए कई लोगों को मारते पीटते जब सीता जी के पास अशोक वाटिका में या हनुमान जी पहुंचे, तो मां सीता अशोक वाटिका में होने के बावजूद, रावण की कस्टडी में होने के बावजूद उन्होंने पूछा, है हनुमान, तुमने इतने लोगों को मारा क्यों? क्यों इतनी तोड़फोड़ की? तो जानते हैं हनुमान जी ने क्या कहा था? माते, जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे, जिन लोगों ने मुझे मारा हमने केवल उन्हीं को मारा। मेरे बहनों भाइयों, हम लोगों ने भी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्हीं को मारा जिन लोगों ने हमको मारा। बहनों भाइयों, बिहार को डूबने मत देना। आरजेडी के नेता चाहते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बन जाए और कांग्रेस की नेता चाहती है कि उनका बेटा प्रधानमंत्री बन जाए, और हम चाहते हैं कि हमारा ईमानदार नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाए। फैसला आप सबके हाथों में। आगे भी सभाएं हैं, फिर कभी मिलेंगे तो गपशप होगी, लेकिन हमारे रणविजय सिंह को इस रण में जिता दीजिए। इस रण में जिता दीजिए, बना के रखिए जरा। और आप लोगों ने 3 बार इन्हें जिताया है ना, 3 बार। 3 बार के बाद भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप हमारे रणविजय सिंह पर नहीं है। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देखा होगा, यह तो राजनीति का मैदान है, यह तो राजनीति का मैदान है। क्रिकेट के मैदान में देखा होगा आपने, 1 रन बनता है तो ताली बजती है, 2 रन बनता है तो तालियां और बजती हैं, 3 रन बनता है तो और बजती हैं। लेकिन जिस समय क्रिकेटर, बल्लेबाज चौका मार देता है, उस समय तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा स्टेडियम गूंज उठता है। तो इस बार हमारे रणविजय सिंह के लिए आप चौका मार दीजिए। और इस बार चौका मार दीजिए, चौका मार दीजिए। यदि इनका काम धाम ठीक रहेगा, कभी से मैं कह जा रहा हूं, ईमानदारी से ऐसे ही ये काम करते रहे तो जरूरत पड़ी तो इनको इनसे छक्का भी मरवा दीजिएगा। मेरे बहनों भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की।